हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई सीरीज और एक नई वीडियो के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत से बच्चों का जो हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ते हैं उनकी भी क्वेरी थी कि सर कुछ मतलब 10th के बच्चे हैं जो उन्होंने बोला था कि आप कुछ नए क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड के आ चुका है, तो बेसिकली हम लोग उस पे सीरीज लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे हम लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हर पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से, और उसके आंसर्स भी साथ ही साथ हम लोग देखेंगे। सेकेंडली हम लोग यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि 3 बेसिक पार्ट्स में होंगे। लाइक हम लोग इसमें वैल्यू बेस्ड और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, हम लोग वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। साथ ही आप लोग जो भी कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एनएमओ एनटीएसटी या जो भी है, ठीक है, साइंस के लिए हो या केमिस्ट्री के लिए हो, तो आप ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आई होप आपको 10th बोर्ड एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है आने वाले हैं, तो आपको उसमें ये क्वेश्चन जरूरी हेल्पफुल होंगे और आपको ये क्वेश्चन जरूर उसमें मिलने वाले हैं। बिकॉज मैं सारे क्वेश्चन जो इसमें मेंशन कर रखा है मैंने, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। पहले तो हम लोग क्लास 10th का साइंस का ये पूरा टॉपिक होने वाला है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी हम लोग टर्म 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टर्म 2 के ऊपर भी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट में आपको भी पता है कि टर्म 1 में जो भी 10th के बच्चे हैं उनको पता है कि कंटेंट जो है और टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं। पहली बात तो यूनिट 1 की बेसिस पे यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, ये आप देख सकते हैं यूनिट वाइज है। तो पहला यूनिट में आपके जो चैप्टर्स आते हैं वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं। उसके बाद पहली अभी जो ये आपकी पहली सीरीज होगी वो हम लोग अभी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको चैप्टर मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चंस बच्चों को नहीं समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर्स में, तो हम सारी वैसी ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एंड हम लोग के पास थर्ड चैप्टर क्या है, मेटल और नॉन मेटल। तो ये तीनों जो चैप्टर कंबाइन होता है वो यूनिट 1 में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, वो लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये दो चैप्टर यूनिट 2 के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं। यूनिट 3 में हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का ये चैप्टर इन्वॉल्व है। और एक हमारे पास एक्स्ट्रा चैप्टर है जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास ये 8 चैप्टर्स हैं जिसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड, किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, मतलब कैसे क्या क्या चैप्टर्स में दिए होंगे, किस कौन कौन सा टॉपिक दिया होता है, और हम लोग बहुत बेसिक बेसिक से छोटे छोटे रिवीजन कह सकते हैं आप, हम लोग रिवीजन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वेरी शॉर्ट आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में, हम बेसिकली एग्जाम में बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आईएसएससी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। कैसे लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाई ऑर्डर थिंकिंग। अगर हमें कहीं लगेगा कि हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस आपको देने चाहिए, मेंशन करने चाहिए, जो कि बच्चे प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं जो कंपटीशन के लिए, लाइक आईआईटी फिर जी, ठीक है, आईआईटी में वगैरह में जाते हैं, वहां पे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस भी हम लोग कहीं ना कहीं इसमें मेंशन करेंगे। और लास्ट में जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी जहां हम लोग ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स और वेरी शॉर्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट, कुछ क्वेश्चंस मेंशन करूंगा, वीडियोस मेंशन करेंगे हम वहां पे, जहां पे आप खुद को सेल्फ असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग पहला चैप्टर अपना शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग को पता है कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आता है। ठीक है, पहला चैप्टर हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास चैप्टर में हमको ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाया कि क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। तो हम लोग इस क्विक रिवीजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर में आपके दिया हुआ क्या है, ये देखिए एनसीईआरटी बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड हो सकता है मतलब
कि एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कहीं कहीं मैं मेंशन कर रहा हूँ इसमें, और आपने बुक में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि आपको भी पता है बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चंस आपके बुक से बाहर का नहीं आता है। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन हमें पता है कि अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन जहां पे एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए आपको भी पता है कि बिना केमिकल रिएक्शन अगर हम अलग अलग कुछ सब्सटेंस मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो हमने सब्सटेंसेस एक से ज्यादा मिलाए हुए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो नया सब्सटेंस हो रहा है और कुछ रिएक्शन होगा, वो सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल होगा, जब रिएक्शन होगा तो उसको हम कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसके देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ आपके पास चार पार्ट हैं इसके अंदर। केमिकल रिएक्शन कैसे डिवाइड हो रहा है, पहला रिएक्शन है क्या, केमिकल इक्वेशंस में डिवाइड किया जाता है। दूसरा है हमारा टाइप्स होता है। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास दो टाइप के इसके अंदर रिएक्शंस आते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप जो बच्चों पढ़ चुके होंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो बेसिकली यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल रहे होंगे, आपको चैप्टर एक्सप्लेन काफी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हम भी धीरे धीरे लेकर के आएंगे आपको चैप्टर, बट अभी हम लोग क्या है कि हम लोग क्विक रिवीजन करने चाह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी नहीं हो, कि बच्चे बाहर से बुक्स खरीदते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं सारी आपको पीडीएफ, आपको सारी चीजें यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको प्लीज अगर जरूरत होगा इस पीडीएफ का तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं गिवन नंबर पे। तो हम आपको वहां पे व्हाट्सएप पे आप पिंग करिएगा, टेलीग्राम पे पिंग करिएगा, तो हम आपको जरूर वहां पे ये पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप प्लीज इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा फॉलो करिए, जहां पे आपको नए नए वीडियोस और रील्स वहां पे देखने को मिलेंगे। आपके इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड भी मिल सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चंस भी वहां अवेलेबल है। तो आइए डिस्कस करते हैं और क्या है इसके अंदर कि देखिए पहला है केमिकल इक्वेशन और दूसरा टाइप है हम पढ़ेंगे उसके अंदर, और इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। तो आपको भी पता है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का मतलब सीधा सा मतलब है कि शॉर्ट हैंड नोटेशन। ठीक है, जहां पे केमिकल रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन के थ्रू इजिली अवेलेबल कराते हैं, जहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें यूज होती हैं, जहां पे हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे फॉर्मूलेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा और हम लोग क्या क्या दिखे, एक रेशियो ऑफ नंबर्स में, रेशियो ऑफ नंबर्स। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर्स में डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और ये रिएक्ट हो रहा है सी। ठीक है, तो ये हमारे पास बना क्या, ये हमारे पास देखिए इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये हमारे पास जो बना है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आप ये समझिए कि हमारे पास ये हुआ हो गया पूरी तरीके से क्या, एक केमिकल रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिले हैं और एक नया सब्सटेंस क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आते हैं। तो टाइप्स के अंदर बहुत सारे, देखिए चैप्टर आपका पूरा ये जो मैंने ग्राफ बनाया सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड है, ये पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो टाइप्स में क्या क्या आता है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम लोग इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चलते हैं क्या, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं जब भी हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, आप देखिए, जहां मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, वो रिएक्शन जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिकम्पोजिशन और इंडोथर्म, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, जितने भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, यहां हमने बात करी थी एब्जॉर्प्शन की, यहां पे हम बात करेंगे रिलीज करने की।
मतलब एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई एनर्जी। लाइक मान लीजिए हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि मान लीजिए A प्लस बी इज गिवन C प्लस हीट। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं क्या, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट हमारी रिलीज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ रहा होगा। हम लोग बात करेंगे अब कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सीधा सा मतलब है कि जहां दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मतलब एलिमेंट्स और कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CaO। CaO क्या है बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके साथ हमने वाटर को रिएक्ट कराया। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो जब ये रिएक्शन होता है, सिंगल रिएक्शन होता है, तो हमारे पास क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है हमारे पास। तो ये रिएक्शन कैसे आपको पता चल रही है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब एक ये है, एक रिएक्टेंट ये है, मतलब एक एलिमेंट कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड हमारे पास ये है, और एक सिंगल 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 आउटपुट हमारे पास दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, मैंने क्या कहा, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंगुलर सब्सटेंसेस। मतलब मैं बात कर रहा हूं कि अगर एक हमारे पास कोई सिंगल कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यही सेम फॉर्मूला, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस है, यह हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड है। अगर हम सिंगल कंपाउंड को ब्रेक करें, ठीक है, तो हमारे पास एक या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, CaO प्लस H2O। मतलब इसका सिंपल सा हम सब्सटेंस समझ सकते हैं कि हमारे पास जो AB बना है वो किससे बना है, A प्लस B से। ये इसका समझ लीजिए फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये ब्रेक डाउन होगा, ये टूटेगा, टूटेगा तो हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंस में नए सब कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है ना, या सिंपल सब्सटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब आप नाम से समझिए, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाना। मतलब वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको शॉर्ट में लिख करके बताता हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा क्या, कि अगर मान लीजिए हमारे पास CuSO4 है, ठीक है, और इसके साथ एक और एलिमेंट है, ठीक, ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, FeSO4 प्लस Cu। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां देखिए क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये हमारे पास एलिमेंट है, ये कंपाउंड है और एक ये एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, और कैसे डिस्प्लेस होते हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। तो मैं आपको, आप YouTube के हमारे शॉर्ट्स देखिएगा, मैं वहां आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से जान सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज कौन कौन सी होती है। ठीक है, कैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कौन से किस एलिमेंट का या किस एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा होती है, किसके बाद वो किसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है, वो सारी चीजें हम बाद में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए रिप्लेस किसके साथ हुआ है, कॉपर रिप्लेस हुआ है अलग से। ठीक है ना, ये अलग रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, SO4। ठीक है, सल्फेट बचा, तो वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इसके साथ, SO4 के साथ। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि Fe इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होगी, किसकी, फिर आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होगी, हम तो ये कह सकते हैं। तो हमारे पास आयरन जो होगा वो इसके साथ मिलकर के रिएक्ट कर जाएगा, और एक हमारा अलग से जो निकलेगा हमारे पास एलिमेंट, वो है क्या, कॉपर। कॉपर उससे अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, ये अपनी पोजीशन इसने दूसरे को दे दी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम ये थोड़ा इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, टू रिएक्टिंग कंपोनेंट कंपाउंड एक्सचेंज देयर
करस्पॉन्डिंग आयंस इन द फॉर्म ऑफ टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है ना, यहाँ पे अपने आयंस चेंज करता है और एक नया नया दो कंपाउंड अलग से वो बनाता है, ठीक है। तो वो हो गया क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज लाइक हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा एक पीपीटी फॉर्म करती है, ठीक है, हमेशा एक प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसी में हम बात करते हैं किसकी, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की भी, ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट हम हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए ये वैसे तो 10th में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे अब जब 11th में और 12th में आप पढ़ेंगे तो ये एक चैप्टर पूरा आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दो अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। और रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, इससे ऑक्सीडेशन से जो हमारे एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग जानेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे होता क्या है कि इससे कोरोजन होता है, रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, क्वेश्चंस भी होंगे उसमें रेंसिडिटी होता क्या है, क्योंकि बोर्ड में पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो एक बार मैं बात कर लेता हूं क्या, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से मैंने बता दिया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा होगा तो लॉस किसका हो रहा होगा, लॉस हमेशा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का ही हो रहा होगा। तो हम जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, यहाँ हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जब ऑक्सीजन का गेन होगा ऑक्सीडेशन में, तो वहीं पैरेलली किसका लॉस हो रहा होगा, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा होगा। सिमिलरली रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में जब भी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होगा तो गेन किसका होगा, हो रहा होगा, हाइड्रोजन का गेन हो रहा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ये इरेज करता हूं जरा, ठीक है। आई होप आपको पीछे वाला समझ में आ गया होगा। मैं एक बार एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं थोड़ा, कि मान लीजिए मैंने लिया है क्या, CuO, ठीक है, और इसके साथ मैंने रिएक्ट कराया है हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये रिएक्ट करेगा, जब इसको हम हीट करेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये जो होता है वो हीट के ऊपर, हम हीट जरूर करेंगे तभी हमारा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन क्या रहा है, कॉपर और वाटर अलग हो गए। तो यहाँ पे आप समझिए कि हमारे पास हमने क्या बताया कि आपको ऑक्सीजन, जब अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीडेशन में हमने क्या बात कर की थी, ऑक्सीडेशन में बात करी थी गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम गेन करेगा। तो ऑक्सीजन एटम यहाँ किसने गेन करा है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन एटम किसने गेन करा है, इसमें वाटर के पास ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, क्या है, हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या है, रिडक्शन की बात करेंगे। जब हम लोग रिडक्शन की बात कर रहे होंगे तो यहां हमको समझ में आ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है, इज बीइंग रिड्यूस्ड मतलब CuO है जो, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्या बिहेव कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या, ये कॉपर देखिए, यहां पे देखिए ये आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहां पे हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये देखने को मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन यहां से लूज हो रहा है। तो ऑक्सीजन जहां लूज होता है उसकी हम बात करते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जब ऑक्सीजन यहां से लूज कर रहा है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहां ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहां ऑक्सीजन गेन हो रहा है,
इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा होगा, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर एज अ क्या बिहेव कर रहा है, पूरा कॉपर, ये कॉपर ऑक्साइड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव कर रहा होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो हम कोरोजन भी आपको पता है कि स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू द अनडिजायरेबल, किसमें, अनडिजायरेबल कंपाउंड में, लाइक सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट होगा, ऑक्साइड हो गया, बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आकर के कोरोजन तो होता है। आपको पता होगा, आपने लोहा देखा होगा, बहुत टाइम तक आप उसको ऑक्सीजन मतलब बाहर रख दीजिए, पानी में भी भीगता रहेगा, हर जगह उस पे पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर पूरी जंग लग जाएगी। ठीक है ना, तो यही क्या है, कोरोजन है। रेंसिडिटी क्या होता है बेसिकली, तो ये हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट इन फूड रिजल्टिंग इन बैड टेस्ट एंड स्मेल। जब रेंसिडिटी का मतलब कोई चीज खराब हो रहा है, ठीक है ना, सड़ रहा है, कोई फूड आइटम होगा, उसमें ऑयल जो फैट होगा वो क्या होगा, उसका एक टेस्ट खराब हो जाएगा, बैड स्मेल हो जाएगी, बैड टेस्ट हो जाएगा, तो वही क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें का मतलब बहुत मेथड ऑफ प्रिवेंशन कह सकते हैं हम लोग कि कोरोजन को हम लोग बचा कैसे सकते हैं। आपको भी पता है कि अगर कोई लोहा है तो कोरोड हो रहा है, वो जंग लग रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, बेसिकली हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ क्रोमियम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एलोइंग भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये मेथड ऑफ प्रिवेंशन है किसके, कोरोजन के। अगर रेंसिडिटी हो रहा है तो हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, रेंसिडिटी अगर हो रहा होगा तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, बताइए। कोई अगर आपके पास जवाब हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैं बता रहा हूं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब रेंसिडिटी होती है तो वहां पे एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग मतलब देखिए अलग अलग गैस होती है, गैस से भर करके हमने देखा होगा रैपर होता है, चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं। ठीक है, वो खाने वाले आइटम खराब ना हो जाए, काफी दिन तक आप देखते होंगे शॉप पे वो रहता है, क्यों खराब नहीं होता, कोई चीज, टोस्ट होता है, ब्रेड होते हैं, बहुत काफी 3-4 दिन तक वो रहता है, वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग मिक्स कर देते हैं, लाइक एंटीऑक्सीडेंट हो गया, पैकिंग उसके अंदर वैक्यूम पैकिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो फूड मटेरियल या जो फैटी मटेरियल, ऑयली मटेरियल होता है, फूड होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। या रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एक्चुअल एयर को रिप्लेस करके हम लोग उसके अंदर क्या रिप्लेस कर दें, नाइट्रोजन रख दें। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों ये चैप्टर जो इसका ओवरव्यू पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने बुक में भी यही चीज पढ़ी होगी। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग किसकी बात करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मैंने आपके लिए स्पेशली ये पीडीएफ तैयार किया हुआ है, अलग अलग पेपर से मैंने क्वेश्चन ढूंढा है, उसके आंसर्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्या, व्हाई इज कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अ केमिकल चेंज, मतलब क्या है, कंबशन ऑफ एलपीजी, जो एलपीजी जल रहा है वो एक केमिकल चेंज कैसे है। ठीक है, बच्चों ने पढ़ा होगा कि ये केमिकल चेंज कैसे हो सकता है, बिकॉज इट्स कंबशन द न्यू सब्सटेंस फॉर्म चेंजेस केमिकली एंड कैन नॉट बी टर्न बैक इनटू द एलपीजी। केमिकल चेंज आपको भी पता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जो रिवर्सिबल हो सकता है, और केमिकल चेंज का मतलब होता है क्या, जो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, तो मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, केमिकल चेंज इज अ इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो कि रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसको दोबारा से हम केमिकल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं बात करता हूं क्या, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने एक चीनी पानी, ठीक है, उसका चीनी पानी का घोल मैंने लिया है, ठीक है, चीनी पानी नमक का मैंने एक सोल्यूशन ले लिया है, ठीक है, उसको मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम उसको कुछ दिन रख देते हैं, थोड़ी देर रख देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो हमने चीनी उसमें मिलाया था, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर्स मैंने मिक्स किए थे, वो हमें वापस मिल जाएंगे?
नहीं मिक्स होंगे, क्योंकि वो जो सोल्यूशन बना है, आपने पढ़ा होगा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन, ठीक है, जो सोल्यूशन बना है वो सोल्यूशन वो वापस से रिवर्सिफाई नहीं किया जा सकता है, उसको हम दोबारा से शुगर के क्रिस्टल के फॉर्म में हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या है, केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज क्या हो सकता है, फिजिकल चेंज वो हो सकता है कि कोई चीज जो फिर से रिवर्सिफाई हो जाए, रिवर्सिबल हो जाए। मतलब जैसे मैं बात करता हूं किसकी, एक एग्जांपल और लेकर के मैं इसी पे समझा रहा हूं, अभी मैं इसको रीज कर दूंगा बच्चों, तो आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं क्या, आइस की, ठीक है, आइस की, तो आइस क्या है, अगर मान लीजिए मैंने इसको, वाटर को मैंने, वाटर है, ठीक है, वाटर को मैंने फ्रीज किया तो ये आइस में चेंज हो गया, ठीक है ना। वाटर को फ्रीज किया तो किस में चेंज हो गया, आइस में चेंज हो गया। अब ये आइस को हमने क्या कर दिया, आइस को हमने क्या कर दिया, बॉयल किया, मतलब हमने गर्म किया या हीट किया, हीट किया तो ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से हम वही वाटर को, अगर हम फिर से वही वाटर को क्या करें, फ्रीज कर दें, मतलब ठंडा कर दें, एकदम फ्रीजर में रख दें, तो वो फिर से किस में चेंज हो जाएगा, वही वाटर फिर से आइस में चेंज हो जाएगा। देखिए फिर से आइस में चेंज हो गया, वापस से आ गया उसी फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में फिर से इसको रिवर्सिबल कर चुके हैं। यानी ये क्या हो गया, टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज, अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल चेंज। तो इसीलिए बात क्या कह रहा है, मैं इसको एक मिनट रुकिए, पहले आपको ये इरेज कर देता हूं, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको मेंशन किया था। प्लीज बच्चों, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा मैंने बताया है अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म चेंजेस केमिकली एंड कैन नॉट बी टर्न बैक इनटू द एलपीजी। ये दोबारा से उस एलपीजी में चेंज नहीं हो सकता है। एक बार जब एलपीजी जल गया, कंबशन हो गया उसका, तो दोबारा से हम उसको एलपीजी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जा सकता है, कहा जाता है। ये मैं बता दूं आपको, सीबीएसई 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, सीबीएसई के पेपर में पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ये समझिए कि ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, अगर एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या बच्चों, नेक्स्ट बात करेंगे व्हाई शुड अ मैग्नीशियम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। अब क्यों होता है भाई, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको हम साफ क्यों करते हैं एयर में, बिफोर बर्निंग इन एयर, मतलब उसको जलाने से पहले हम लोग उसको साफ क्यों करते हैं। आपको भी पता होगा, देखिए जो उसके ऊपर कोटिंग होती है ना, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा 10th में, आप जब लैब गए होंगे तो वहां पे भी प्रैक्टिकल हुआ होगा। तो वहां पे क्या करते हैं कि उस रिबन को हम लोग पहले साफ इसलिए करते थे क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, उसके ऊपर जो लेयरिंग होती है, वो पूरी तरीके से सही से साफ हो जाए, ठीक है। वो जो लेयरिंग होती है उसके ऊपर वो सही से साफ हो जाएगी, तो वो आराम से धीरे धीरे उसकी रिएक्शन हो सकती है, और कोई जो रिएक्शन हम लोग कराएंगे वो हिंडर ना करे, कोई दिक्कत ना हो उसके अंदर, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसका, क्या दिया है आंसर। द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैज अ कोटिंग ऑफ अ व्हाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या होता है, कोटिंग होती है व्हाइट लेयर की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन होता है, पतला सा होता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी जाती है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द स्लो रिएक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्लो रिएक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन इट, जो मॉइस्ट एयर होती है उसकी वजह से उसके ऊपर लेयरिंग हो जाती है। सो दिस हिंडर द बर्निंग ऑफ दिस, क्या है, दिस हिंडर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, सो दिस लेयर इज रिमूव बाय रबिंग विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मतलब कि अगर वो हम लेयर को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो एयर में सही से बर्न नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैग्नीशियम रिबन को हमेशा साफ कर लेना चाहिए, किससे पहले, जलाने से पहले, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग इक्वेशन, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या गलती है, कोई बताएगा मुझे, इसमें कमेंट करके मुझे बताइए कि इस रिएक्शन में गलती क्या है। आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड बैलेंस द इक्वेशन,
ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, इन दिस इक्वेशन ऑक्सीजन शुड बी मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब O2 के फॉर्म में है। एज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ बायोमोलिकुलर गैस O2। पहली बात तो ये बैलेंस नहीं, तो आपको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे O के फॉर्म में है, होना ही नहीं चाहिए, हमेशा O2 के फॉर्म में हम बात करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट है एक, तो अकेला वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, आपको भी पता है। ठीक है, क्योंकि हमें जब आपने बच्चों को जब छोटी क्लास में लाइक 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, जब मॉलिक्यूलर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो आपको पता होगा डायटोमिक मॉलिक्यूल, बाय मतलब बायोमोलिकुलर होते हैं, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीएटॉमिक होते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, बाय डाय मतलब कि टू होते हैं, ठीक है ना, बाय मतलब टू होता है, बाय मतलब और डाय मतलब टू ही होते हैं, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन हमेशा जो प्रेजेंट होता है वो दो एटम्स उसके साथ प्रेजेंट हमेशा होते हैं, कभी भी अकेला ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैग्नीशियम, और ये हमारे पास O2 ऑक्सीजन आ गया, और इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस कैसे किया हमने, यहाँ पे देखिए अगर O2 है हमारे पास रिएक्शन, तो यहाँ पे बैलेंसी क्या होगी, हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ना, आपने बैलेंसिंग करना सीखा होगा। बैलेंसिंग करने के लिए पहले यहाँ पे Mg लिख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास टोटल एलिमेंट क्या है, दो एलिमेंट है, एक Mg है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। तो लेफ्ट साइड क्या है और ये राइट साइड देख लेते हैं। मैग्नीशियम का हमारे पास एक ही है, यहाँ ऊपर से पढ़िए ना, देखिए हमारे पास मैग्नीशियम एक है, और यहाँ पे राइट साइड में मैग्नीशियम कितना है, एक ही है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, दो है, यहाँ पे देखिए ना दो है ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो यहाँ पे देखिए ना आप, एक एक है ना यहाँ पे, हमें यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन तो दो है, तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मैं सिंपल सा मतलब है ना कि दोनों हमारे पास जितने जितने राइट साइड में एटम प्रेजेंट है उतने लेफ्ट साइड में भी एटम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए हमें पता है क्या कि हम जब यहाँ पे Mg को मतलब मैग्नीशियम को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पे दो, तो अगर हमने यहाँ 2 लिख दिया तो हमारे पास ऑक्सीजन के भी एटम कितने हो गए, दो हो गए। लेकिन भाई अब तो गड़बड़ हो गई, अब यहाँ पे मैग्नीशियम अगर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हमारे पास मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जब 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 Mg, और ये ओ भी तो, ऑक्सीजन भी तो दो हो गए। यानी अब जब यहाँ पे दो हो गया तो यहाँ पे तो भैया था नहीं, तो यहाँ भी हम इसको क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। तो ये आपको, आई होप आपको बैलेंसिंग ऐसे ही की जाती है और समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है KClO3। ठीक है, ऑन हीटिंग फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, जो हीट करता है तो क्या क्रिएट करता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो इसके लिए हमें क्या लिखनी है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले हमें पता था पोटेशियम क्लोरेट लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला KClO3 होता है, और ये एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता है KCl होता है, और ऑक्सीजन बनाया, क्या बनाया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अभी मैंने बताया है कि ये बाय मॉलिक्यूलर है, मतलब डायटोमिक होता है, डाई मॉलिक्यूलर होता है, तो इसके पास हमेशा ऑक्सीजन O2 होगा। ठीक है, अब देखिए बैलेंस तो था नहीं पहले, ये आपको बैलेंसिंग भी साथ में करने चलती है बच्चों। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में बिना बैलेंसिंग के आप कोई भी इक्वेशन कंसीडर नहीं की जाती है। बोर्ड्स के एग्जामिनर जो होते हैं वो कॉपी ऐसे चेक नहीं करते थे, वो क्रॉस कर देते हैं। मे बी आपको अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो ये 0.5 मार्क्स ही देंगे। ठीक है ना, तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग जरूर करिएगा। तो ये देखिए जिन बच्चों को बैलेंसिंग आ रही होगी वो समझ रहे होंगे, यहाँ बैलेंसिंग मैंने कर दी है पहले से ही। KClO3 है हमारे पास, दो KCl के टर्म है यहाँ पे, और इसके साथ क्या हो गया, देखिए 3 2 जा 6, 6 यहाँ भी है, 3 2 जा 6 यहाँ भी है, और ये 2 KCl यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो 2 KCl हो गए यहाँ पे, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास पहला, ये फोर्थ वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वाले की। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द केमिकल, राइट डाउन द इक्वेशन इन्वॉल्व।
ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब सिल्वर की रिफाइनिंग हो जाती है तो उसकी रिकवरी के लिए, सिल्वर की रिकवरी के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है। और वो कैसे फॉर्म होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। बाय विच? बाय कॉपर मेटल के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक दूसरे को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। किसके बिहाफ पे? रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे। मैं बताया आपको फिर से कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दूंगा, तो प्लीज आप उसको जाकर के देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था? कॉपर था, ठीक है ना। कॉपर मेटल के मतलब कॉपर के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे और हमारे पास क्या था? सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन था, इन दोनों को हमने मिक्स किया तो ये क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। किसके साथ? कॉपर रिप्लेस हो जाएगा। कॉपर रिप्लेस हो जाएगा किसकी जगह? ये सिल्वर की जगह, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एजी क्या हो जाएगा? एजी देखिए अलग आ जाएगा और ये बना देगा क्या? कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन बना देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये बेटा आप लोग फॉर्मूले जरूर याद करिएगा, फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स क्वेश्चन की। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, मतलब ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट है। अब आप समझिएगा जो कॉपर नाइट्रेट है उसका कलर दिया हुआ है। ये सब देखिए जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, ये सब काम करने वाली चीज है, तो आपको उससे ज्यादा समझ में आता है। अभी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या? कि कॉपर नाइट्रेट जो ब्लू कलर का पाउडर था इन अ बॉइलिंग ट्यूब में हमने लिया, और क्या है? कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। मतलब कॉपर नाइट्रेट को हमने बॉयल करना शुरू किया तो हमारे पास क्या क्या मिला? हमें मिला क्या? कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और एक ब्राउन कलर की गैस। अब वो ब्राउन कलर की गैस कौन सी होगी? वो तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन कलर गैस कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो छोड़ता है, ठीक है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। क्या कॉपर नाइट्रेट था? कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमें पता है, CuNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए ध्यान से। और जब हमने उसको क्या किया? हीट किया। हीट का मतलब बॉयल किया। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर हीट कहीं लिखा हुआ तो या तो आप सिंबल रिएक्शन के ऊपर ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो रिएक्शन के ऊपर डायरेक्ट हीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में बोर्ड में आपको कहीं दिया हो कि रिएक्शन ऐसे हुई और ऊपर लगाया है ये डेल्टा का सिंबल, ठीक है, तो ये डेल्टा का मतलब ही क्या हो गया? हीट हुई है रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज भूलिएगा मत। आपको अगर याद होगा तो भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। तो हमारे पास क्या हुआ? हीट हमने किया है। हीट किया रिएक्शन को, तो हमको क्या मिल रहा था? कॉपर ऑक्साइड मिल रहा था जो कि ब्लैक कलर का निकलेगा। ये कैसा निकलेगा? ब्लैक कलर का होगा। और साथ ही क्या रिलीज होगी? एक ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस। और साथ ही साथ हमने बोला ब्राउन गैस। ब्राउन गैस का मतलब क्या है? वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है वो। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिखा भी है एक्स जो गैस है वो कौन सी गैस है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाली गैस है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने पहले इरेज कर देता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमको ये जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हमको किस में चेंज करना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम इसको बनाएंगे, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन? देखिए आंसर तो लिखा हुआ है, आंसर मत देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए अब ध्यान से, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आंसर आपके रेफरेंस के लिए मैंने मेंशन कर रखा है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, FeSO4 होता है, ठीक है। रिएक्ट्स विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है, NaOH होता है, ठीक है। टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। अब देखिए प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, मैं जब हम रिवीजन कर रहे थे, मैप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब एक चैप्टर का रिव्यू कर रहे थे, तो वहां पे मैंने क्या बताया था? कहाँ प्रेसिपिटेशन होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलता है हमें। टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का मतलब FeOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट इन सोल्यूशन। तो अब देखिए रिएक्शन बनाते जाइए आप साथ ही साथ, ठीक है। मैं इसको पहले मिटाता हूं एक बार। देखिए क्या बोल रहा है? हमें बनाना क्या था? फेरस सल्फेट। तो FeSO4 हमने लिखा, और किसके साथ रिएक्ट विद?
एक्वस सोल्यूशन, रिएक्ट विद किसके साथ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये देखिए एक्वस मतलब एक ही लिखा भी है साथ में मैंने, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला, और क्या प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये प्रेसिपिटेट बना रहा है फेरस हाइड्रोक्साइड का, फेरस हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला जरूर याद करते रहिए। तो प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, ये दो चीज आपके पास यहाँ पे बनाया है इसने, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन पूरी दी हुई है, बस आपको बैलेंस करना है। तो क्या दिया है, लेड नाइट्रेट दिया है, और लेड ऑक्साइड दिया है, वध नाइट्रेट दिया है, ठीक है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, और फिर ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे भाई, पहले हम देखिए, आप एक काम करा करिए, हमेशा बैलेंस में आप लोग करो बच्चों, कि आप हमेशा जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, तो उस एलिमेंट को पहले लिख लो एक टेबल में, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो हमारे पास लेड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। हमारे पास देखिए ना, लेड है, ठीक है, नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन, बस तीन ही एलिमेंट तो है। अब लेफ्ट साइड लिख लीजिए, राइट साइड लिख लीजिए, कितने कितने एटम प्रेजेंट है वो लिख लीजिए। तो कितने कितने एटम प्रेजेंट है भाई, पीबी के कितने प्रेजेंट है, एक, क्यों, नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस दिया है भैया, 3 2 6, मतलब यहाँ पे कितने दिए हैं, 6, अरे सॉरी, नाइट्रोजन का पहले तो ये लिख लीजिए 3 लिखा है, सॉरी ना, 2 लिखा है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, यहाँ 2 लिखा है। ऑक्सीजन का कितना लिखा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में 3 लिखा है। अब हीट करिए, हीट करेंगे तो यहाँ पे लेड का कितना है, 1 है, यहाँ लेड 1 है। ऑक्सीजन कितना है, अब ऑक्सीजन देखिए, एक यहाँ भी ऑक्सीजन, एक यहाँ भी ऑक्सीजन है, एक यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आप टोटल इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन हमारे पास तो एक ही है। ये टोटल हम जब मिलाएंगे तो देखिए हमारे पास पूरी बैलेंस रिएक्शन क्या निकल के आई है, ये पूरी बैलेंस रिएक्शन निकल के आई है, ठीक है। ये पूरी बैलेंस रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी मैं, आप समझिए, मैं अगर पूरा आपको बैलेंसिंग पढ़ाने चलूंगा तो पूरा ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ हमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने थे, पूरा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोग के लिए भी, बहुत लेंदी वीडियो होगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 की, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैंने बात बताई थी कि क्या होता है, जब दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वही क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बात की है इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक भी होनी चाहिए। तो क्या बात कही गई है, व्हेन क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ये चीज नोट करते रहिए अपने कॉपी में आप लोग। रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराएं तो स्लैग लाइम मतलब ये CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, क्या बनेगा, फॉर्म करेगा। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो रिलीज। अब हम जब ये रिएक्शन कराएंगे ना बच्चों, ये देखिए, ये नीचे दी हुई है ना रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो हमारे पास हीट बहुत भयंकर निकलेगी। और जब हीट बहुत भयंकर रिलीज होती है, जब रिलीज होती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मतलब एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया क्विक लाइम और उसमें डाल दिया वाटर, तो बनेगा क्या, एक स्लैग लाइम, मतलब एक व्हाइट कलर का खूब गाढ़ा सा एक पीपीटी टाइप समझ लो बन जाएगा। और उसके साथ एक बहुत ही गर्म करेगा, बहुत ही हीट हो रहा होगा वो टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो हीट रिलीज हो रही है, जब टेस्ट ट्यूब गर्म होने लगे ना तो आप ये समझिए कि उसमें से क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये आपके पास क्या हो गई, एक रिएक्शन हो गई पूरी पूरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। देखिए सेम क्वेश्चन है वही पिछला वाला, व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्विक लाइम को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बन रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, और क्या निकल रही थी, हीट निकल रही थी, मतलब स्लैग लाइम बन रहा था, वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम। इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। तो मैं आपको, देखिए ये आप समझिए, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है बोर्ड के पेपर में। ये सब बच्चों बोर्ड का ही क्वेश्चन है, जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देकर के इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा,
आपके पास ये नोट्स आपको चाहिए होंगे तो प्लीज मुझे पिंग करिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, आप मुझे पिंग करिए तो मैं वहां आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चंस की। हो सकता है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए, हो क्या सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाई विल द कलर ऑफ हीटेड कॉपर पाउडर, why will the color of heated कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर को हीट किया गया था तो बिकम ब्लैक व्हेन एयर इज पास्ड, अगर एयर पास होती है, मतलब समझ लीजिए ऑक्सीजन में ऐसे ओपन में आपने रखा है कॉपर पाउडर को तो एक टाइम बाद ब्लैक हो जाता है। क्यों होता है, क्यों होता है, बिकॉज भैया वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बन जाता है क्या, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो उसका रिएक्शन क्या होगा, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, मतलब क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। वो जो ब्लैक कलर बना ना उसका नाम ही क्या है, कॉपर ऑक्साइड है भाई, कॉपर ऑक्साइड बना। तो रिएक्शन देखिए, कॉपर पाउडर और उसको किसके साथ, ऑक्सीजन, भैया एयर है तो ऑक्सीजन ही तो होगा, तो उसको हीट किया हमने, हीट किया तो हमारे पास क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का था, ब्लैक कलर का था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थोड़ा और अलग कलर लेते हो ना, बोर हो गए होंगे आप लोग इसी कलर से, क्यों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन, भैया इन दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, दोनों रिएक्शंस को आप समझिए, समझेंगे कैसे, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जब तुम्हें पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, AgNO3 प्लस HCl दिया हुआ है, ठीक है, AgNO3 प्लस HCl। अब यहाँ पे देखो ना, आप रिएक्ट, ये डिस्प्लेस नहीं हो गया, यहाँ पे रिएक्शन देखो, AgCl हो गया, यहाँ HNO3 हो गया, तो AgCl मतलब ये Ag किसके साथ मिल गया, Cl के साथ, क्लोरीन के साथ मिल गया, और ये H किसके साथ मिलकर गया, नाइट्रेट के साथ मिल गया। मतलब जब ये एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गए भैया, AB प्लस BC गिव्स क्या, क्या भैया, क्या, AC प्लस, ये सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, एक मिनट रुको, थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है यार, फॉर्म फॉर्म में पढ़ा देता हूँ, है ना। क्या होता है, यहाँ देखो, मैं क्या होता है, ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बता रहा हूं फिर से, कैसे समझोगे, ठीक है। ये क्या हुआ, ए डी के साथ रिएक्ट हो गया, मतलब ए डी, और ये बी सी के साथ रिएक्ट हो गया, समझो, ठीक है। तो क्या हो गया, बी सी, ठीक है, या सी डी, सी भी बोल सकते हो। ये तुम्हारे पास देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों का दोनों डिस्प्लेस हो गए एक दूसरे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, Mg है और HCl है, मतलब मैग्नीशियम है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये भी डिस्प्लेस हो रहा है भैया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट है और एक पूरा कंपाउंड दिया हुआ है, एक एसिड दिया हुआ है, तो Mg किसके साथ रिएक्ट हो गया, Cl के साथ, तो MgCl2 बन गया, यहाँ H2 हो गया। तो देखो रिएक्शन क्या लिखी हुई है, द फर्स्ट रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर ए सेकेंड रिएक्शन इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गई इतनी बात, आई होप आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो तुरंत लाइक करो, जल्दी से लाइक करिए और कमेंट में सेक्शन बताइए कि सर बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, क्वेश्चन बहुत फ्रूटफुल है हम लोग के लिए। चलिए बताइए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात कर रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बॉटल, कलर्ड बॉटल में अगर हमने रखा है तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये देखिए पहली बात तो आपने कलर्ड बॉटल में रख दिया, मतलब इसको लाइट, लाइट नहीं दे रहे आप, ठीक है, इसकी लाइट को आपने काट दिया है पूरी कैसे, मतलब कोई बाहर से सोर्स ऑफ लाइट इसको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होता है, देखिए, दिस इज डन इन ऑर्डर टू कट ऑफ लाइट बिकॉज हाइड्रोजन peroxide डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन का मतलब क्या है, समझेंगे इसमें, देखिए कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, विच ऑफ दिस टू रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड व्हाई, क्यों रिएक्शन होगा, देखिए एक आयरन है और एक कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है विद कॉपर है, कॉपर रिलीज हो गया, यहाँ पे सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है क्या, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है भैया, डिस्प्लेस हो रहा है, देखिए ना, ये क्या हो रहा है, आयरन इसके साथ हो जा रहा है, कॉपर अलग हो गया पूरी तरीके से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे भी देखिए कॉपर है
और ये आयरन सल्फेट है, और ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन है, यहाँ पे आयरन अलग है, यहाँ कॉपर इसके साथ मिल गया, तो मतलब रिएक्शन 1 टेक प्लेस। मतलब पहले कैसे, दिस इज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यही 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 चीज आती है रिएक्टिविटी सीरीज में। ध्यान दीजिएगा, यही चीज रिएक्टिविटी सीरीज में आती है कि क्या है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तभी इसको रिएक्ट कर, अरे भैया आप समझो ना, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है, कोई जो भारी मतलब बहुत जो हेल्दी पर्सन होगा, जो बहुत मोटा तगड़ा इंसान होगा, जो बहुत मोटा तगड़ा इंसान होगा वही तो रिप्लेस कर पाएगा अपने से पतले को। मतलब जो पतला दुबला पतला सा होगा उसी को तो मार पाएगा। मतलब कॉपर यहाँ पे क्या था, कॉपर बहुत दुबला पतला था, ठीक है, कॉपर बहुत दुबला पतला था, और आयरन बहुत हैवी था भाई, मोटा तगड़ा था, तो उसने क्या कर दिया, कॉपर को मार दिया, ठीक है, कॉपर को मार के गिरा दिया। और जब मार के गिरा दिया तो उसने ही क्या किया, उसने ही उसने बनाया किसके साथ, सल्फेट के साथ, ठीक है ना, आयरन सल्फेट बन गया यहाँ पे भैया देखो। तो इसीलिए बोल रहे हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड सो इट कैन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेसेस आयरन, क्योंकि आयरन कमजोर नहीं है, आयरन बहुत ज्यादा ताकतवर है, कॉपर यहाँ पे कमजोर है, सो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। मतलब इसका मतलब कि ये वाली रिएक्शन, सेकंड वाली रिएक्शन गलत है, इसीलिए रिएक्शन 1 टेक प्लेस। तो बेटा आपको जब ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना तभी आप कर पाओगे एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन विच इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। भाई सेम चीज वही है, ठीक है, बस हम नए नए रिएक्शन की बात करी है कि मान लो एक सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया है, उसको हमने किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ जब मिक्स कराएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, एक पीपीटी बनेगी। पीपीटी का मतलब एजीसीएल बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो समझो ना डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब एजीसीएल के साथ जुड़ जाएगा और Na नाइट्रेट के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो एजीसीएल अपना अलग बना, सोडियम नाइट्रेट अपना एक अलग बना, और जब ये एजीसीएल को हमें जानना होगा कि एक पीपीटी होती है, एजीसीएल व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी इसमें, सोडियम सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका एक हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने नीचे, अभी देखना। व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक भाई क्या होता है, एंडोथर्मिक बताइए। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना प्लांट, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट एनर्जी इन्वॉल्व कर रहा होगा, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा होगा, मतलब सनलाइट ले रहा है। तो जब कोई चीज सनलाइट लेता है, एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। भाई एनर्जी को रिलीज करना का मतलब एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्ब करने का मतलब एंडोथर्मिक। तो देखो ना यहाँ पे लिखा है बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई भैया, बहुत तेज बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो how will you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid reacts with an active metal? क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। How will you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid react with an active metal? क्या होगा, टेस्ट करेंगे जब हम लोग गैस को और उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा किसी एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल मतलब कोई मेटल है हमारे पास, ठीक है। तो व्हेन एन एक्टिव मेटल जिंक, लाइक जिंक हमने लिया है, कोई एक्टिव मेटल जिंक को ले लिया, वो रिएक्ट करेगा किसके, हाइड्रोक्लो, भाई यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो रिएक्ट कराना है किसी एक्टिव मेटल को। तो गैस प्रोड्यूस बर्न विद अ पॉपअप साउंड, ठीक है, गैस जलेगी तो वो अचानक से एक पॉपअप साउंड आएगा उससे, विच इंडिकेट दैट इट इज हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखना जब भी आप कहीं लैब में रिएक्शन कराओगे और वहां पॉपअप पप करके, सॉरी थोड़ा मैं बता रहा हूँ, पप करके साउंड आता है जिसको हम पॉपअप साउंड कहते हैं, तो वो अगर ऐसा कोई साउंड आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उससे। तो जिंक को, एक एक्टिव मेटल को हमने हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हो गया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे भाई, व्हाट चेंजेस इन द कलर ऑफ आयरन नील्स, ठीक है, आयरन नील मतलब लोहे की कील है, एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डू यू ऑब्जर्व आफ्टर कीपिंग द आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर अबाउट 30 मिनट्स। मतलब अगर हमने इस आयरन नेल को हमने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो देखो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। पहली बात तो वो ब्राउनिश हो जाएगा, भाई आप सोल्यूशन में डाल रहे हो तो वो आएगा भैया, कुछ ना कुछ उस पर कलर छूटेगा और वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, कोरोइड मतलब
जंग लगना शुरू हो जाएगा इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। मतलब ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होता है, ये चीज ध्यान देना। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो हल्का लाइट होने शुरू हो जाएगा, मतलब फेड होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इस नेल के ऊपर, जो इस कील के ऊपर जो पहले से लेयरिंग होगी, वो क्या हो जाएगी, इससे वो डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगी, छूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये इसका पूरा रीजन है। अब हम लोग पास ये लास्ट 3 क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग लास्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 19, इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन कॉपर किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बना रहा है, कॉपर और वाटर अलग। तो नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे तुम देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन है अलग, ठीक है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या क्या होंगे, यहाँ पे मैंने पीछे बताया था ना, पीछे बताया था। देखो कॉपर, जहां पे ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब बताओ, तुरंत हमें बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने बताया था गेन, गेन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन किसमें, ऑक्सीडेशन में। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन में। और रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में हमेशा लॉस लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है भैया। ठीक है ना, हाइड्रोजन का गेन होता है रिडक्शन में। तो यहाँ पे देखो ना क्या है, नेम द सब्सटेंस। अब इसमें तुम्हें बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ। तो यहाँ पे देखो कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन लूज कर रहा है ना वो। देखो यहाँ अकेला हो गया ना भाई। मैं रुको अलग कलर से थोड़ा इसको मिटा देता हूँ ना, 1 मिनट रुको, रुको। हाँ, अब करते हैं क्या, अब बात करते हैं। देखो अब बात करते हैं, यहाँ देखो कॉपर क्या है, कॉपर ये देखो अलग हो गया। ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, वो अलग हो गया। ठीक है, तो जब अलग हो गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ बताओ, हमारे पास यहाँ क्या हुआ, कॉपर यहाँ अलग हो गया, ये देखो ये इसके साथ मिल गया जाकर के। ठीक है, ये इसके साथ मिल गया। तो हमको पता है क्या, जब कॉपर ऑक्सीजन छोड़ देता मतलब लूज कर रहा है, जब ऑक्सीजन लूज कर रहा होगा तो वो रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, और जब ये गेन कर रहा है, यहाँ देखो ये वाटर, ये इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ए में नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन एज इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन विच कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, मैंने बताया पहले ही, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और ये हो गया क्या, रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो है पूरा पूरा, ये देखो कॉपर ऑक्साइड एट लूजेज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो ये गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो ये रिडक्शन हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नेक्स्ट बात करते हैं हम रेंसिडिटी। ये तो मैंने पहले भी बता दिया, रेंसिडिटी क्या होता है। देखो द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड रिजल्टिंग इन अ बैड टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो चीज खराब होने लगती है, उसका टेस्ट चेंज होने लगता है, स्मेल चेंज होने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट की यहाँ बात करेंगे तो हमने पीछे भी बताया था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड। देखो ना यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे भी बात करते हैं। यहाँ पे देखो चलो H2S प्लस SO2, ठीक है ना, सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो पहले क्या हो रहा है, ये तो ये देखो, ये इससे क्या समझते हो, ये प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना, ये पीपीटी बनती है। इस समझना, जब नीचे का एरो हो तो पीपीटी बनने और ऊपर का एरो हो तो मतलब हीट निकल रही है, ये रिलीज हो रहा है। तो H2O इज द रिड्यूसिंग एजेंट while SO2 is a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि देखो ना भाई H2S है, ये क्या हुआ, ये देखो H2S है, यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन अपना छोड़ रहा है ना, यहाँ पे देखो भाई हाइड्रोजन अपना छोड़ रहा है ना, हाइड्रोजन छोड़ रहा है। और यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास प्रेजेंट था, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ देखो ना ऑक्सीजन इसने ले लिया ना। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और ये आपको पूरा जो सीरीज चलने वाला है, और ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज बच्चों कमेंट करना, मुझे बताना कि इस पे और वीडियोस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, तो हम तुरंत उस पर रिजॉल्व करेंगे उसको।
ठीक है ना, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वरना हम लोग को तो ये सिर्फ सीरीज पढ़नी है कि क्वेश्चन हमें डिस्कस करने कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करो। ठीक है ना, जरूर शेयर करोगे तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई नहीं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाया तो दोस्त आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हो तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।